आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकार, उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यास लेखक, आलोचक, चिंतक और शोधकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में बलिया गांव, छपरा जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ। छपरा जिला में पड़ता बलिया गांव, छपरा जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ। नाम गलत हो सकता है जिला का। इनका निधन हुआ 1979 में, 1979 में। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार संभवतः द्विवेदी जी ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्र की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। विश्व भारती की अहिंदी भाषी साहित्यिकों को हिंदी साहित्य का परिचय कराने हेतु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने व्याख्यान दिए थे। उन्हें संशोधित परिवर्तित करके हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक में 1940 में प्रकाशित किया गया। डॉक्टर द्विवेदी के साहित्य इतिहास संबंधी विचार को निम्न स्पष्ट, मौलिक और व्यवस्थित दिखाई पड़ते हैं। इनकी सबसे पहली पुस्तक है हिंदी साहित्य की भूमिका, जो 1940 में प्रकाशित हुई। फिर इन्होंने 1952 में हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास का प्रकाशन करवाया। फिर अंतिम एक और पुस्तक इनकी है हिंदी साहित्य का आदिकाल, मोस्ट पॉपुलर, 1953 में प्रकाशित हुई। कहीं कहीं 1952 भी लिखा होता है ना। ये होगी हिंदी साहित्य का भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953, रिटन बाय हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य द्विवेदी ने वीर गाथा काल को आदिकाल नाम दिया, जिसे शुक्ल ने भी स्वीकार किया। आदिकाल को इन्होंने अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग भी कहा। सन 1962 में बंग साहित्य अकादमी के द्वारा इन्हें टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1973 में आलोक पर्व निबंध संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया। पॉइंट टू बी नोटेड, 1973 में आलोक पर्व, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, पर इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया। सामाजिक इतिहास प्रणाली को अपनाकर आचार्य द्विवेदी ने साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में नवीन दृष्टि, नवीन सामग्री तथा नवीन व्याख्याएं देकर उल्लेखनीय कार्य किया। द्विवेदी जी की दृष्टि प्रमुख रूप से सांस्कृतिक एवं मूल्यात्मक रही। विभिन्न काव्य सारणियों के अध्ययन करते हुए द्विवेदी परंपराओं के आलोक में काव्य का अनुशीलन करते हैं। यही कारण है कि वे मध्यकालीन जनमानस की भाव लहरियों को सटीक पकड़ते हैं। वे शुक्ल के काल विभाजन तथा इतिहास का कहीं विरोध करते नजर नहीं आते। यह संभवतः उनकी अहिंसात्मक दृष्टि का ही प्रतिफल था। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार शायद यह उनकी अहिंसक दृष्टि का ही परिणाम था कि वे पूर्व व्यवस्था के सारे दोषों एवं अवगुणों को उद्घाटन करने के बाद भी अपनी ओर से उसमें कोई परिवर्तन का प्रयास नहीं करते। कदाचित यही कारण है कि उनके इतिहास की रूपरेखा, काल विभाजन पद्धति एवं काव्य धारा का नियोजना बहुत कुछ आचार्य शुक्ल के इतिहास के अनुरूप है। फिर है रमाशंकर शुक्ल रसाल। इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, 1931 प्रकाशन वर्ष है। हिंदी साहित्य का इतिहास, रमाशंकर शुक्ल रसाल। इनके द्वारा दोहरे नामकरण एवं दोहरे वर्गीकरण के साथ ही हिंदी साहित्य के समस्त इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला है आदिकाल। इन्होंने हिंदी साहित्य का इसे बाल्यावस्था कहा। फिर मध्यकाल, इन्होंने इसे हिंदी साहित्य के किशोरावस्था कहा। फिर आधुनिक काल, इन्होंने इसे हिंदी साहित्य का युवा अवस्था कहा। इनके अन्य ग्रंथ है साहित्य प्रकाश, हिंदी साहित्य का इतिहास, रमाशंकर शुक्ल रसाल 1931 और साहित्य परिचय। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर नगेंद्र। आधुनिक युग में इतिहास लेखन के क्षेत्र में डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास जो है विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह इतिहास 1 दर्जन से अधिक विद्वानों के द्वारा लिखा गया। डॉक्टर
नगेंद्र का मानना है कि इस पुस्तक की प्रत्येक विधा और खंड का लेखन विषय विशेष के आधिकारिक विद्वान के द्वारा ही किया गया है। इस पुस्तक के 4 खंड, प्रथम खंड में आदिकाल, द्वितीय खंड में भक्तिकाल, तृतीय खंड में रीतिकाल, चतुर्थ खंड में आधुनिक काल का वर्णन है। ये सभी कालखंड साहित्य धाराओं के द्वारा विवेचन प्रस्तुत किया गया है। प्रथम खंड आदिकाल, द्वितीय खंड भक्तिकाल, तृतीय खंड रीतिकाल, चतुर्थ खंड आधुनिक काल। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल संबंधी अध्याय के लेखक डॉक्टर दिनेश ने पुनः सिद्ध साहित्य, नाथपंथी साहित्य तथा अनेक अस्तित्व विहीन जयमयंक, जस चंद्रिका, जयचंद्र प्रकाश एवं प्रवर्तित रचनाओं खुमान रासो, परमाल रासो आदि को भी इस काल की हिंदी रचनाओं में स्थान देते हुए पूर्ववर्ती इतिहासकारों के प्रयासों की पुनरावृत्ति की है। वस्तुतः विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा इस काल के अंतर्गत उल्लिखित रचनाओं का विस्तृत रूप से विचार करते हुए उन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, अप्रमाणिक रचनाएं और प्रमाणिक रचनाएं। अप्रमाणिक रचनाओं को निम्नलिखित 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। अस्तित्व विहीन रचनाएं। इस वर्ग में उन रचनाओं को स्थान दिया जाता है जो अनुपलब्ध हैं, किंतु उनके नाम या रचयिताओं के नाम का उल्लेख इतिहासकारों ने किया है। इसमें पुष्य, केदार, सारंगधर, कुमारपाल, नंद, मसऊद, कुतुब अली आदि कवियों की अज्ञात रचनाएं हैं। अब है अपभ्रंश की प्रमाणिक रचनाएं। इस वर्ग में मुख्यतः जैन कवियों स्वयंभू, देवसेन, पुष्पदत्त, धनपाल आदि के चरित्र काव्य तथा अब्दुल रहमान के संदेश रासक आदि रचना आती है, जिनकी भाषा अपभ्रंश है। प्रवृत्ति या प्रशिक्षित रचनाएं। इस वर्ग में सिद्धों की और नाथपंथियों की उन रचनाओं को स्थान दिया जा सकता है जो अपरिवर्तित, अनुदित व प्रशिक्षित रूप में मिलती हैं। प्रवृत्ति युग की रचनाएं। इस वर्ग में उन रचनाओं को स्थान दिया जा सकता है जो रचना काल की दृष्टि से इस काल के बाद की हैं, जैसे खुमान रासो, ढोला मारूरा दुहा, विद्यापति की रचनाएं और आलाखंड। इसका कोई औचित्य नहीं है। साहित्य इतिहासेतर रचनाएं। इस वर्ग में व्याकरण, दर्शन, नीति, उपदेश आदि के संबंध उन रचनाओं के स्थान पर दिया जा सकता है जो भाषा एवं रचना काल की दृष्टि से आदिकाल हिंदी रचना के रूप में मान्य होती हुई काव्यात्मकता से शून्य है, जैसे उक्ति, व्यक्ति प्रकरण, उपदेश, रसायन रस आदि। अस्तुत सूर्यस्त 5 वर्गों में ही रचनाओं को आदिकाल हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान नहीं दिया जा सकता। अच्छा, ओके।